उसी को चुका। हाँ जी, आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दैट। कंटिन्यू, ठीक है। So last time we were on number 12. We finished that. वेल हम तो, मुझे लगा 17 तक चले गए थे हम लोग। Hmm? एक मिनट। हाँ, चले गए होंगे, हो सकता है तो। हाँ, हम 17 तक चले गए थे मेरे ख्याल। हाँ, वितर्क की बात हो रही थी हाँ हाँ हाँ, वही से 17। ना, 17 पे था। चलो अशोक, आप ही पढ़ो। या ओके, 17वां ही पढ़ूं। हाँ, 17वें से ही पढ़ो। वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता, अनुगमा, संप्रयातता। उसकी हिंदी उन्होंने की है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त जो समाधि है वह संप्रज्ञात या सम्यक ज्ञान पूर्वक समाधि कहलाती है। कौन सी 18वां है ना? 17वां है ये। 17वां। ये जो 1 पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाला नंबर आप काउंट कर रहे हो ना? हाँ, 1.17। या, हम्म, आपने बताया था लास्ट टाइम कि वितर्क इस सत्य को ढूंढने के लिए जो तर्क किया जाता है वो वितर्क है। हाँ, जब आप मतलब सोर्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, निकालते हैं पूरा तर्क या के साथ में। मैं इसका चलो पहला पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। समाधि दो प्रकार की है, एक है संप्रज्ञात, दूसरी है संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। इस संप्रज्ञात समाधि में प्रकृति को वश में करने की समस्त शक्तियां आती हैं। संप्रज्ञात समाधि के फिर चार प्रकार हैं। इसका प्रथम प्रकार को सवितर्क समाधि कहते हैं। इन समाधियों में ही मन को अन्य सब विषयों से हटाकर वशिष्ठ विषय को ध्यान में पुनः पुनः नियुक्त करना पड़ता है। इस तरह के विचार या ध्यान के विषय दो प्रकार हैं, एक तो 24 जड़ तत्व और दूसरा चेतन पुरुष। योग का ये अंश संपूर्णतः सांख्य दर्शन पर आधारित है। बेसिकली इसमें सांख्य दर्शन पर ले जाएंगे, सारा सांख्य दर्शन की बात करिए आगे। अब आप पढ़िए कुछ इसमें। आगे पढ़ रहे हो क्या अशोक? नहीं, मैंने तो यही रोक दिया था। बेसिकली अच्छा आगे जो है ना, सारा सांख्य योग के ऊपर अच्छा अच्छा। डिफरेंस वो चल रहा है। वो लंबा है, 2 पेज का, चाहो तो मैं पढ़ दूंगा। नहीं नहीं, उतना लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं मेरा ख्याल इस सांख्य दर्शन। रेलिवेंट है वो थोड़ा आप समझाइए। है। वितर्क की बात कर लेते हैं ना। हाँ, क्या? हाँ, बताइए कोई ऐसा कुछ कठिन सा सवाल आप पूछिए जो, या सोचिए कठिन सा सवाल सवाल। सवाल आसान और कठिन तो नहीं होते। सवाल तो सवाल होता है। आप आपकी नॉलेज के ऊपर है, आपको कठिन लगता है कि आसान लगता है। अब एक्चुअली एक्चुअली जो वितर्क का यहाँ अर्थ है, जो पीछे से बात भी हुई थी, जो हिंदी में थोड़ा सा वितर्क जो है ना, नेगेटिव सेंस में है, बट यहाँ ये पॉजिटिव सेंस में है।
isn't? नहीं, हिंदी में भी वितर्क तो नहीं, नेगेटिव, कुतर्क बोलते हैं फिर। हाँ, कुतर्क, सॉरी। ओके, हाँ, नेगेटिव का वो कुतर्क बोलते हैं कि भाई आपने वो गलत मलत बता रहे हो, कुछ कोई इसका मीनिंग नहीं है, अननेसेसरी का आर्ग्यूमेंट है। हाँ जी, ये जो वर्ष है पूरा, वितर्क विचार नंदा स्मिता रूपान संप्रज्ञाता, हाँ इसका जी। मतलब जिस क्या ट्रांसलेशन, मतलब हाउ, व्हाट इज इट इज सेइंग। आपकी किताब में क्या है ट्रांसलेशन? अरे वो तो मैंने वही है जो हमारे गुलाटी जी ने भेजा था ना, उसको पढ़ रहा हूँ, तो उसमें कुछ तो हाईलाइटेड रहता है, कुछ नॉट हाईलाइटेड रहता है। ये है भी इंग्लिश में, मैं हाँ, मुश्किल में अंग्रेजी पड़ में तो जाता हूँ। या हाँ, ये वाले में कुछ ज्यादा आनंद आता नहीं है इसको पढ़ने में, क्योंकि वो हाँ, राइट, मैं उस वो आनंद की खोज में वो हूँ। बात हाँ, को कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे ले जाता है। हाँ, या बहुत उसमें बहुत लंबा हर उसका ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, मैंने जो देखा या था। हाँ, हाँ, तो ठीक है, चलिए चार चीजें बताई ना, वितर्क, विचार, हाँ, आनंद और क्या? आप भी हिंदी वाला भी पोस्ट कर दो, हम उसी को खोल लेंगे। मेरे में पोस्ट वाला नहीं है, मेरे तो बुक है भाई। भाई वही मैं कह रहा हूँ, अगर हिंदी में कुछ बुक है जैसे। मेरे पे बुक है हार्ड कॉपी भाई साहब। मैं समझ गया, पर बुक पीएफडी भी हो सकता है, होगी लीगल। पीडीएफ मतलब। मुझसे इलीगल काम नहीं करवाओ। अच्छा, चलिए छोड़िए। तो आप एक सवाल पूछिए, देखिए, कोई भी सवाल पूछिए, मतलब ऐसा पूछिए जैसे, अगर मुझे कोई अनुभव होता है, मैं आध्यात्मिक अनुभव की बात कर रहा हूँ, तो प्रश्न ये है कि क्या वो मुझे अनुभव हुआ है, अथवा मेरा मन मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है। अब आप इस सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश की। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है कह देना कि मैं कौन हूँ, इसका सवाल करो और ढूंढो, उससे कुछ होता नहीं। रियली नोबडी इज एबल टू फाइंड दैट आंसर इजीली। अब मेरे आप ख्याल में सवाल, जैसे आप मेडिटेशन में हो, हाँ और जिसके आप किसी देवता की, किसी की मेडिटेशन कर रहे हो, वो दिखाई देता है, तो आपको समझ में नहीं आता ये भाई असली है या मेरी इमेजिनेशन है, हुलूसिनेशन है, हाँ, राइट राइट, दिस इज ए क्वेश्चन, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि इसमें सच क्या है गलत क्या है, ऐसा नहीं, बट ये क्वेश्चन है, वितर्क है इसके बारे में, कि भाई इसके पीछे है क्या, क्या ये मेरा मन गेम खेल रहा है, मेरा माइंड, या इसमें कुछ सत्यता है। तो अब ये सवाल आ गया, इसको इसके ऊपर आप तर्क करना शुरू करेंगे कि अगर मन खेल रहा होगा तो क्या होगा, अगर सत्य है तो कैसे है। जैसे क्यों? इसमें दिखाते हैं ना, रामायण में या महाभारत में, तो जो भी प्रकट होता है वो अपनी छवि, आप ध्यान लगा के बैठे हैं उसमें से खींच लेता है, तो आपको पड़ जाते हो, और अचानक आंख खोलते हो, क्या हो गया, तो सामने खड़े होते हैं, मतलब ये, अब मैंने तो ये कुछ किया नहीं, मैं तो सिर्फ वो देख रहा हूँ उनकी जो दिखाते हैं। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब हम इस तरह के प्रश्न पूछना शुरू होते हैं और इसके तर्क ढूंढना शुरू होते हैं, तब हम सत्यता की गहराई तक जानने की कोशिश करते हैं, वो भी तर्कमान है। आपको अगर छोटा सवाल कर लीजिए, जो चीज आपको पसंद है या नापसंद है, ये आपके मन के स्ट्रक्चर की वजह से है या किसी और वजह से है? अगर ये मन के कारण से है और मन तो चलता ही रहता है, तो इसका मतलब पसंद और नापसंद जो है, ये एक भाव जो है इसका, ये भाव मिथ्या है। अब आप इसका तर्क करेंगे ना, मिथ्या है कि सत्य है। अगर आपका मान लीजिए कि अब ये इसी एग्जाम्पल के अंदर मान लीजिए आपको इवेंचुअली
आप इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये मिथ्या है। तो जैसे ही आप इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, एक एक माइंड के अंदर एक नॉलेज, एक ज्ञान आ जाएगा कि मेरी पसंद और नापसंद सिर्फ एक मेरे मन का खेल है। तो आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह का जो चिंतन है, ये चिंतन को वितर्क की उसमें श्रेणी में लाते हैं। जितनी भी साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, वो सारे आप इसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी है वो अ, मन के साथ ही जुड़ी हुई है। जो मैं देख रहा हूँ, क्या वो सत्य है? जबकि हम कहते हैं कि जो हमने देखा, इसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं कि भाई मैंने देख लिया है इसलिए ये सच है। तो वितर्क के अंदर अब आप पूछते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ क्या वो सच है? उसके लिए जैसे अब हमने एक बार चर्चा किया था उसका कि भाई जब आप रंग देख रहे होते हैं, कलर, वो कलर जो होता है वो बाहर तो होता नहीं है, मन में होता है, ब्रेन में। तो इस नतीजे पे आप कैसे पहुंचेंगे कि ये बाहर नहीं है, मेरे अंदर है? नजर तो बाहर ही आ रहा है, मगर है अंदर। ये इस तरह के जितने क्वेश्चन आप करते हैं सत्य को जानने के लिए, वो सारे वितर्क की श्रेणी में आते हैं। अभी ये समझ में नहीं आया हाँ जी। कि कलर बाहर है, वो बाहर नहीं है, अंदर है मन के, ये नहीं नहीं पल्ले पड़ा। चलिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हैं? इसी हाँ, इसी उसका एग्जांपल दे देता हूँ। या जो हमारी देखने की प्रक्रिया है, किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं, करेक्ट तो उसकी देखने की प्रक्रिया की एक सिंपल तरीका है उसका कि भाई एक लाइट होती है, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, करेक्ट। वहां से वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर लाइट वो हमारी आंखों में आती है। हमारे जो आइज का सिस्टम है, रेटिना वगैरह, उसके थ्रू पास होती है, और फिर ब्रेन हमारा जो है वहां जाती है, और ब्रेन उसको फिर इंटरप्रेट करता है इंटरप्रेट करता है कि भाई ये डिपेंडिंग चीज ऑन क्या रिफ्लेक्ट होके आया उसके पास। क्या रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है हम्म, ना? हम्म, अब आप इसी चीज को आगे बढ़ाइए कि ठीक है, जिस वस्तु के ऊपर से कोई चीज रिफ्लेक्ट, लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुई। हम्म, अब ये भी हमें पता है कि जो लाइट वेव्स है उसमें डिफरेंट कलर्स है। क्या प्रिज्म की तरह से जैसे हम ब्रेक करते हैं तो 7 कलर आ जाते हैं। हम्म, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है वो डिफरेंट कलर प्रोजेक्ट करती है, ये भी हमें मालूम है। करेक्ट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है तो कुछ वेवलेंथ उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, या और कुछ वेवलेंथ उसके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम्म, अगर मान लीजिए कि आपने एक लाल रंग की वस्तु थी, उस लाल रंग की वस्तु की क्वालिटी क्या थी कि जब लाइट उसके ऊपर गिरी तो वो सारी वेवलेंथ जो लाल नहीं थी वो एब्जॉर्ब हो गई, और वो वेवलेंथ जो लाल बनाती है वो रिफ्लेक्ट हो, तभी वो लाल बनेगा ना। अगर उसमें से लाल वाली वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट नहीं होती तो वो हमारी आंख तक ना पहुंचती, इसका मतलब हम उसे लाल देख नहीं पाते। तो इसका मतलब वही वेवलेंथ हमारी आंख तक पहुंची ना जिसने लाल रंग प्रोजेक्ट करना है। और ये पता नहीं क्यों मैंने ये शायद लिटिल डिफरेंटली अंडरस्टैंड किया है हाँ हाँ। कि जो लाइट, जो उसकी ओरिजिनल कलर होता है, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और रेस्ट रिफ्लेक्ट करती है, ऐसा पढ़ा था। सो द मिसिंग वेवलेंथ इज द कलर विथ माइंड इंटरप्रेट्स, ऐसा। आई रियली डोंट नो वेदर
मैं भूल गया हूँ, बट दिस इज व्हाट देयर इन माय बैक ऑफ द माइंड। उल्टा है, उल्टा है, जैसे हर्ष जी कह रहे हैं वैसा ही है। ओके, चलिए ठीक है। वो सो तो लेट फिजिक्स अस, है, तो ठीक है। फिजिक्स है। तो अब ये तर्क है ना, ये तो इसमें तर्क के अंदर आप जैसे भी पहुंचेंगे कहीं भी। क्या करें? अब अगर वो लाइट जो वेवलेंथ हुई ना, वो तो बेसिकली कलर नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, या वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो रही है। इट इज अ वेव ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज रिफ्लेक्टिंग। हाँ, एक पर्टिकुलर वेव की वेवलेंथ वाली वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। या वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में आंख पे आई, आंख के थ्रू वो ब्रेन पे गई, वगैरह वगैरह सारा प्रोसेस हुआ, मैकेनिज्म चला उसका, और ब्रेन ने उसको डिसाइड किया कि ये रेड है, इसको मैं इंटरप्रेट करूंगा रेड की तरह से। अगर ये जो आंख और ब्रेन के बीच का जो पूरा कंप्लीट सिस्टम है, जो उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो हम लोग देखते हैं कुछ लोग कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, वो रेड को रेड नहीं देख पाते, पीला देखेंगे या कुछ और देखेंगे। और जनरली मैन तो कलर ब्लाइंड है बाय नेचर। अच्छा, जो जो भी है, मतलब तो ये जो एक सिस्टम जो ब्रेन के साथ में आंख से लेकर ब्रेन तक का जो सिस्टम मैकेनिज्म जो भी बना नेचर में, उससे जब वो ब्रेन में जाती है तो ब्रेन कहता है मैं इंटरप्रेट करता हूँ इसको रेड है। तो कलर जो रेड है वो यहाँ बनता है जाके ब्रेन में, बाहर सिर्फ वो वेवलेंथ है लाइट की जो रिफ्लेक्ट होके आंख तक आई है। इसका नतीजा ये है कि डिफरेंट जो जीव हैं अर्थ के ऊपर भी, वो उसी वेवलेंथ को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये ऐसा माना गया है कि जैसे अभी कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो कलर्स को नहीं डिफरेंशिएट कर सकता। तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो ग्रे स्केल में होता है। तो जो जो डॉग का जो ब्रेन है वो उसको ग्रे स्केल में डिफरेंशिएट करता है। तो वो ये नहीं कहता कि रेड है, वो कहता है ये वाला ग्रे है। इसी तरह जो मधुमक्खी होती है, उसका कलर इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। तो जिस चीज़ को हम रेड देख रहे हैं, उसी के अंदर वो रेड भी देख सकती है, रेड के डिफरेंट शेड्स भी देख सकती है, और कोई और डिफरेंट वेवलेंथ का कलर भी इंटरप्रेट कर सकती है जो इतनी कम मात्रा में रिफ्लेक्ट हुई थी, क्योंकि हम उसको देख नहीं पाते थे, मगर वो जो बी है उसको देख पाती। वहां से छोड़िए आप, जो आदमी और औरत है उन दोनों के ब्रेन के अंदर भी कलर को इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। आपको मालूम है, आदमी लोग जो हम लोग जो हमारा जो मेल जो ब्रेन बना हुआ है, उसमें कलर्स के जो रेंज है जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं वो बहुत लिमिटेड है। या और जो या फीमेल ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे शेड्स को वो कर सकती है इंटरप्रेट। और ये तो आपने देखा ही होगा घर के अंदर भी कि भाई कलर आपको समझ नहीं आएगा कि ये कलर ये अच्छा है, वो कलर अच्छा है, ये कैसा है, मगर आपकी पत्नी जो है वो इमीडिएटली बता देंगी ये कलर उससे मैच कर रहा है, क्योंकि उनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ज़्यादा है। मतलब कहने का इस तर्क के अंदर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो बाहर जो भी कलर है वो एक्चुअली बाहर नहीं है, वो सारी इंटरप्रिटेशन यहाँ हो रही है। वो सब इंटरप्रिटेशन है। हाँ, कलर इटसेल्फ इज ए इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स कलर डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए इस तर्क के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक तो चीज ये लगेगी, पहला स्टेप तो ये होगा कि लगेगा कि कलर जो है वो बाहर नहीं है, मन के अंदर है या ब्रेन के अंदर है। दूसरा, इमीडिएटली आपको नतीजा निकलेगा कि इसका मतलब कलर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ से अब आप जैसे आप इस तर्क में आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बाहर जो कलर है, अब आप उसको दो तरीके से देख सकते हैं ना। नेक्स्ट आपकी जो स्टेज आएगी, अगर आपने ये अपने आप को कंक्लूड कर लिया, इस तरह से कंक्लूजन हो गया कि पहला कि कलर इंटरप्रिटेशन यहाँ हुआ, दूसरा क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन है इसलिए ये सत्य नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, मैं सिर्फ इसको बना रहा हूँ।
अब ये जब दो इंटरप्रिटेशन आपके हो गए, तो जैसे ही आप बाहर के संसार में कलर्स को देखेंगे, जैसे ही आपका ध्यान वहां जाएगा, तो आपको क्या लगेगा? आपके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी कि देखो कितना खेल चल रहा है माया का। तो जो कलर जो आपको इससे पहले, इस तर्क से पहले, अगर कलर आपको एंटेंगल करता था, आपको अट्रैक्ट करता था, इस तर्क के बाद में उसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। सिर्फ आपको उसका वंडर लगेगा कि देखो इंटरप्रिटेशन कैसे हो रही है। मगर जो उसके साथ में जो आपका जो राग था, जो उसके साथ में जो अटैचमेंट था कलर के साथ में, वो अटैचमेंट आपका टूट जाएगा। तो देखिए, ये कुछ चीजें इनडायरेक्ट होंगी, कुछ चीजें डायरेक्ट होंगी। डायरेक्ट क्या होगा कि तर्क आपका डायरेक्ट होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि भाई आज मेरी ये जैसे आपने बताया था कि भाई जैसे वो वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है या रिफ्लेक्ट, मैं इस बेसिस पे काम कर रहा हूँ इस तर्क के अंदर। कल को हो सकता है कि इसका तर्क कुछ और निकल आए, बट इट डजेंट मैटर। क्वेश्चन इज नॉट दैट, क्वेश्चन इज दिस कि जो भी तर्क आप करते जा रहे हैं, उसका जब कंक्लूजन निकलेगा, अगर वो कंक्लूजन आपका ठीक नहीं होगा, तो आपको फिर से तर्क में जाना पड़ेगा। अगर आपकी बेसिस ऑफ तर्क जो है वो गलत होगी, तो आपको फिर से तर्क में जाना होगा। अगर हम जब समझते हैं कि भाई ये मैं, जैसे आप एक और तर्क अगर आप लें कि इंसान को अपने अपने को सेफ्टी के लिए नेचुरली कुछ ना कुछ करता है, उसकी बॉडी रिएक्ट करती है, तो आप इसको तर्क को आगे बढ़ाइए कि भाई ये तर्क जो है ये कैसे चल रहा है। तो मतलब कहने का है कि इस तरह के गुलाटी, ये मेरा मतलब यही था कहने का, ये मुश्किल सवालों से कि ये सवाल तो मुश्किल है। मैं समझ गया था, मैं तो सिर्फ वैसे ही हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप मजाक कर रहे थे, मैं भी तो मेरा कहने का मतलब, जब ये हम इस वितर्क के उसमें चले जाते हैं ना, तो हमको उसकी, जब तक हम उसके रूट तक ना पहुंच जाए। अभी देखिए ये वाले, इसी तर्क को आप आगे बढ़ाइए। अगर मन जो है या ब्रेन जो है उसको इंटरप्रेट कर रहा है, तो ये ब्रेन का पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन कहाँ से आई? अभी आप देखें ना, ये जो तर्क है बढ़ता जाएगा ना आगे। आपने कलर को, आपने वो कर दिया अभी कि भाई हाँ कलर तो इस वजह से, आपने फिर मन को समझ लिया, सब कुछ हो गया। अब आप कहते हैं भाई ये मेरे अंदर जो ये पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन आई थी ब्रेन में, ये पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन कैसे आई, कहाँ से आई और ये क्या है? अभी मैं इसमें तर्क में आगे नहीं जाऊंगा, बट आप जस्ट पॉइंटिंग आउट कि किस तरह से तर्क जो है, ये जो वितर्क है, वो आपको धीरे 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 वहां ले जाता है जो जहां सत्य पर है आपको एब्सोल्युटली जो ट्रुथ है वो नजर आए, वो वहां ले जाएगा वो। वहां लेके जाएगा वो। क्यूरियस माइंड। एंड एक्चुअली जो हमारी जो पावर ऑफ इंटेलेक्ट है, बुद्धि, बुद्धि का इवेंचुअल पर्पस सिर्फ एक है, सत्य को ढूंढना। या बुद्धि का और कोई इवेंचुअल पर्पस नहीं है। हम उसको यूज करते हैं डिफरेंट चीजों के अंदर, वो बात अलग है, बट उसका जो पर्पस है, जो जो कॉस्मिक पर्पस जिसको बोलना चाहिए, जो आध्यात्मिक पर्पस है, वो सिर्फ यह है, सत्य को ढूंढना। तो तो जैसे जैसे हम, क्योंकि अब बुद्धि के ऊपर जो है वो हमारे संस्कार और हमारी वासनाओं का असर पड़ा रहता है, तो हम बुद्धि को यूज करते हैं डिफरेंट चीजों के लिए, बट उसका जो जो रियल पर्पस है वो सिर्फ एक ही है, सत्य को ढूंढना। हम जब क्योंकि डिफरेंट पर्पस के लिए भी करते हैं, हम उसी को यही प्रूव करने की कोशिश करते हैं यही सत्य है। या नहीं तो फिर मतलब बेसिकली दैट्स द बेसिक थिंग, क्योंकि असत्य तो है ही नहीं इन तो सेंस। बुद्धि का जो, बुद्धि की जो 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 हिडन, जैसे कहना चाहिए, जो उसके अंदर जो इंस्टिंक्ट है बुद्धि का,
बुद्धि का इंस्टिंक्ट सिर्फ सत्य को ढूंढना है। अब ये सारे वितर्क हैं, ये आप उस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि भाई बुद्धि का ये इंस्टिंक्ट जो है सत्य को ढूंढना है, ये आप इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, इसको वितर्क बोलते हैं। जैसे मन का जो है, मन जिसको हम भाव से जोड़ते हैं, जिसे हम मन को इंग्लिश में तो माइंड कह के बोल देते हैं सब जगह, मगर जो हिंदी है और संस्कृत है, जो हमारे शास्त्र है, उसके हिसाब से मन और बुद्धि अलग अलग चीजें मानी जाती हैं। मेरे को ऐसे समझ में आया, ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं या प्रोसेस है, ये सब वितर्क है। से सब वितर्क। तो एग्जैक्टली। कंक्लूजन तो वितर्क नहीं है ना, ना ये सारी प्रोसेस। ना, ये प्रोसेस सारा वितर्क है। और वितर्क का मतलब, कहने का मतलब था कि वितर्क का जो एंड रिजल्ट है वो सत्य तक पहुंचना है, उसकी डेस्टिनेशन वो है। उसकी डेस्टिनेशन जो है वो सत्य है। और जब तक वो सत्य तक नहीं पहुंचेगा, वितर्क जो है वो चलता रहेगा। मतलब बेसिकली, और इसको जनरल सेंस में जब तुम्हें ज्ञान हो जाए। अशोक जी, अब अपनी ने शक्ल पूरी कर दो, मजा नहीं आता आपको सुनने में। ऐसा वो आपका वितर्क चल रहा है वो। हाँ, तो एक्चुअली होता क्या है वितर्क के अंदर, जो अब बात आपने बड़ी हुई ना। अच्छी अशोक जी बात की आपने कि भाई वितर्क का बेसिकली, वितर्क का होता अंत जब होता है तो बुद्धि को छोड़ देता है और बुद्धि से आगे बढ़ जाता है। तो वितर्क जो प्रोसेस है वो बुद्धि को इस्तेमाल यूज करते हुए, जैसे ही आप सत्य के नजदीक पहुंचना शुरू कर देते हैं, वो बुद्धि को छोड़ देता है और यहाँ उसको समाधि का अनुभव होता है। ये जो है इसको, ये तो खैर इन्होंने इसने उसकी है, ये ऐसा है वितर्क इन सेंस, जब आपका बच्चा जो ना बड़ा हो रहा है और तुमसे हाथ पकड़ के बाहर जाता है, वो किसी चीज को देखता है या कोई चीज होती देखता है, तुमने उसने कहा ये क्यों हो रही है, तो तुम उसको कोई जवाब देते हो ये नहीं हो रही है, तुमने कि वो क्यों होती है, वो क्वेश्चन पर क्वेश्चन करता चला जाएगा, आप उसको ब्रेक इन करते रहोगे, तो उसको अल्टीमेटली जहां जाके आप ब्रेक इन करके उसकी बुद्धि में वहां आ जाएगी, तब तक नहीं रुकने का वो। हाँ, तो ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। तो वो जो है बेसिकली वो नेचर है हमारी, इन ए सेंस सभी की, कि वी वांट टू नो द ट्रूथ, बिकॉज ट्रूथ इज द ओनली एग्जिस्टेंस। अदर थिंग्स, अगर आपको आपको जैसे जैसे कहीं आप रास्ते में जा रहे हो और दो तीन रास्ते हों, तुम कहो पहली बार जा रहे हो, आपका कोई वो नहीं है, तो अगर आपको ये होता है कि भाई कोई लंबे रास्ता ना बता दे मुझे या छोटा रास्ता, अल्टीमेटली यू वांट ट्राई टू फाइंड सम अदर प्रूफ टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। और जब तुम्हारा वो अगर जाके वाकई में छोटा रास्ता हुआ, हालांकि आजकल आपके पास ज्यादा टूल्स हैं, जैसे डिफरेंट मैटर, बट बेसिकली दैट्स व्हाट आवर इंटेंशन इज। तो तो बुद्धि का आपने बताया सत्य को ढूंढना, हाँ, मन का क्या होता है? आनंद को ढूंढना। वो आनंद के पीछे लगा हुआ है। और आनंद जो है आ, वो आपकी वासनाओं पे डिपेंड करता है, मतलब आप कैसे, किस चीज को आनंद महसूस करते हैं, हाँ, तो आपके क्या बैकग्राउंड है, क्या मतलब हाउ यू हैव बीन डेवलप। देखिए, मन जो है ना वो हमेशा आनंद को ही ढूंढता है। अब वो बात अलग है कि हमें क्षणिक आनंद मिलता है या हमें थोड़े से टाइम ज्यादा के लिए आनंद मिल जाता है, आधे दिन के लिए मिल जाता है या 2 घंटे के लिए मिल जाता है। मगर जैसे ही वो आनंद की अनुभूति खत्म होती है, हम फिर से आनंद ढूंढना शुरू हो जाते क्योंकि वो हैं। सत्य नहीं है। क्योंकि मन जो है, मन मन का इंस्टिंक्ट है आनंद को ढूंढना। जैसे बुद्धि का इंस्टिंक्ट है सत्य को ढूंढना, मन का इंस्टिंक्ट है आनंद को ढूंढना। हाँ, तो आ, मन का जो डेस्टिनेशन इज, आई मीन, आनंद ढूंढना, और उसके बाद नेक्स्ट आनंद, नेक्स्ट आनंद। आनंद क्या है? हाँ, तो आनंद की परिभाषा जो हम सांसारिक रूप से बनाते हैं,
वो ये है कि जिस वक्त आपका इनर और इंटरनल और एक्सटर्नल अलाइन हो जाता है, आपकी जो एनर्जीज हैं, जो वेवलेंथ्स हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, जब वो अलाइन होती हैं तो आनंद आता है। अभी ये इसके सब बाद सब वितर्क में जाएगा ये। अब आप यही सवाल देखिए, आप देख रहे हैं ना कितना इसमें ये है कि ये सारी की सारी चीजें वितर्क में जाने वाली हैं। या तो ये क्या है, मतलब अलाइनमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, व्हाट एग्जैक्टली, ये इसको थोड़ा और क्लियरिफाई करो कि ये क्या है, अलाइनमेंट इज व्हाट, अलाइनमेंट ऑफ व्हाट विद व्हाट, लाइक देखिए मुझको चाय पीने में आनंद आता है, सिंपल लेट्स सी से बात जाते नहीं। अभी देखिए, शरीर शरीर से शुरू कीजिए। मान लीजिए कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, हैं। उस टेम्परेचर से जब ऊंचा टेम्परेचर मिलता है बाहर या नीचे मिलता है, तो हमें आनंद की अनुभूति नहीं होती। या तो जैसे ही वो अलाइन हो जाता है, वो एक पर्टिकुलर रेंज है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है, उतना होता है तो हमें आनंद आता है। हमें क्या आनंद क्या आता है कि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई ठीक है अभी ठीक। ये मतलब शरीर से इसी इसी तरह मन से है। आपके मन के अंदर कोई आपने एक 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 मिनट, जस्ट जस्ट हाँ दैट मींस इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारे जो शरीर के प्रोसेसेस हैं वो आराम से हो रहे हैं, हाँ, मतलब वो एफर्टलेसली हो रहे हैं। प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, एफर्टलेसली हो रहे हैं, हाँ तो हमें आनंद आने लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो अलाइनमेंट हो गया ना, वो एक्सटर्नल और इंटरनल का अलाइनमेंट हो गया। इसी तरह इसका मन से मतलब है, है जो आप सोचते हैं अंदर, अगर वही बाहर मिल जाए तो आनंद आ गया। आनंद आता। हम लोग क्यों कहते हैं कि हम लोग जो है लाइक माइंडेड पीपल के साथ में बैठना पसंद करते हैं? या क्यों? क्योंकि वो इंटरनल और एक्सटर्नल अलाइन हो जाता है, वो आनंद आता है। करेक्ट। तो जो एनीवे, तो ये मन का जो है, ये इंस्टिंक्ट है, वो है आनंद को ढूंढना। अभी ये दो इंस्टिंक्ट की, अभी मैं तीसरा इंस्टिंक्ट भी है, शरीर का भी है, बट चलिए उसको भी बोल देते हैं ताकि कहानी पूरी हो जाए यहाँ। हाँ नहीं, दैट्स करेक्ट, दैट्स सो नाइस। है ना? तो शरीर का क्या इंस्टिंक्ट है? जैसे ही आपको कोई भी चीज में बीमारी होती है या कुछ तकलीफ होती है, शरीर क्या करता है? उसे ठीक करने की कोशिश करता है। इसके लिए अगेन ये भी इंस्टिंक्ट है, इसके लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता कि भाई जब तुम्हारे को कोई वायरस आ जाएगा तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सीख लो। ऐसा नहीं है, शरीर करता है वो अपने आप, इंस्टिंक्ट है उसका। दूसरा शरीर का क्या इंस्टिंक्ट है जिसके कारण से ये सृष्टि चल रही है? ये दोनों रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करने का इंस्टिंक्ट और अपने को सेल्फ करेक्शन का इंस्टिंक्ट। ये दो इंस्टिंक्ट उसके शरीर, हर शरीर में है, हर जीव में है। ये नहीं कि भाई सिर्फ इंसान के अंदर, ये हर जीव के अंदर है। जो भी जीवित है उसमें ये दोनों शरीर के रूप में इंस्टिंक्ट है। इसीलिए ये दो इंस्टिंक्ट हम जानवरों में भी पाते हैं। जहां पर मन और बुद्धि का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां भी ये इंस्टिंक्ट जरूर है। तो ये दो इंस्टिंक्ट है। अभी अब हम वितर्क करते हैं। ये तीन जगह पे इंस्टिंक्ट आ गया ना, शरीर में इंस्टिंक्ट आ गया, मन में आ गया और बुद्धि में आ गया। तो अब हम ये वितर्क करते हैं, ये तीनों इंस्टिंक्ट जो आए हैं, ये तीनों इंस्टिंक्ट को हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद। तो जब तक हमारा मन बाहर के संसार में इन्हीं तीनों चीजों को ढूंढता है, मन बुद्धि शरीर जो भी है, तब तक वो जो जो फल है वो क्षणिक रहता है। जैसे ही वो हम उसको उस अल्टीमेट ट्रुथ सत्य ब्रह्म की तरफ लगाते हैं, आध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो ये तीनों इंस्टिंक्ट जो है ये परमानेंट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, परमानेंट। परमानेंट हो जाते हैं। परमानेंट इन द सेंस कि इसका फल जो है वो आनंद जो है वो, आनंद की अनुभूति जो है परमानेंट हो जाती है। सत्य की अनुभूति जो बुद्धि की थी वो परमानेंट हो जाती है, तो बुद्धि की आवश्यकता खत्म हो जाती है।
शरीर की आवश्यकता भी खत्म हो जाती है। एनीवे तो लेट्स नॉट गो इन दैट, क्योंकि वो भी एक बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन एग्जांपल, वितर्क कैसे काम करता है। ये जितनी भी हमारी चर्चा हुई है सारी वितर्क है। ये आपने जो तीन जो सब बोले, सत्य, चित्त, आनंद, डज इट हैव एनीथिंग बुद्धि से रिलेटेड? कौन सा है, मन से कौन सा रिलेटेड है, शरीर से कौन सा रिलेटेड है? या सत्य सच्चित आनंद जस्ट ए फ्रेज में? नहीं, सत्य तो हो गया ना, बुद्धि से रिलेटेड हो गया, करेक्ट। और आनंद हो गया मन से रिलेटेड, और चित्त जो है वो है आपकी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड। तो उसके इसीलिए मैं कह रहा था ये सब्जेक्ट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, बट वितर्क हाँ, है, ये सारा है वितर्क। तो जब आप इस वितर्क में अपने आप करते हैं, मतलब अभी तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, जैसे अगर आप बैठ के चिंतन करते हैं इस बात का, तब आप उस चिंतन से उस समाधि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, या उस सत्य तक पहुंच जाते हैं। और जब आप सत्य के पास पहुंचते हैं तो बुद्धि जो है ड्रॉप हो जाती है, मन जो है वो भी ड्रॉप हो जाता है, और शरीर जो है वो भी ड्रॉप हो जाता है। ड्रॉप इन द सेंस कि शरीर की अनुभूति खत्म हो जाती है, और वो आपको इमीडिएटली जो जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, उसकी उसका अनुभव आपको दे। वो जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई स्वरूप दृष्टा जो है वो स्वरूप में स्टाब्लिश हो जाता है, तीसरा वाला जो था ना सूत्र। तो सो वितर्क की ये बड़ी खूबी है। वितर्क वितर्क जो है आपको, जहां भी आपको बीच में डाउट आएगा कि मेरे तर्क में कुछ गड़बड़ है, वो वितर्क का प्रोसेस आपको फिर आगे बढ़ाए। तो वितर्क ले जाता है आपको, और ये वितर्क सिर्फ बुद्धि तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ बहुत जगह मैंने देखा है कि इंटरप्रिटेशन में ये गलती आती है लोगों की, कि वो उस ज्ञान को सिर्फ बौद्धिक ज्ञान तक सीमित कर देते हैं। जो बौद्धिक ज्ञान है वो आपका बंधन की तरह से काम करता है, वो आपको आगे नहीं ले जाता। तो ये जो ज्ञान, जब इसे वितर्क से जब आप जाते हैं, जब आप सत्य के नजदीक पहुंचते हैं, तो बौद्धिक से आगे निकलते हैं। एक स्टेज आती है जिसमें बुद्धि जो है वो ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि उसके आगे फिर कुछ है ही नहीं, सत्य पहुंच गए। तो वहां बुद्धि की आवश्यकता खत्म हो जाती है। वो जो अनुभव होता है वो आपका चित्त से रिलेटेड हो जाता है, वो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड हो जाता है। जितने भी हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, जिसके अंदर ये खासकर जो संख्या से रिलेटेड है, खासकर स्पेशली, वो सब वितर्क से है। वितर्क का प्रोग्रेशन बड़ा लॉजिकल है, और वो ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूअसली वितर्क में बढ़ते ही चले जाएंगे, बीच में आएंगे जिसको हम प्लेटो बोलते हैं, कि भाई यहाँ आके आप रुक जाते हैं एक जगह पर, आपको कुछ कंक्लूजन निकल आते हैं। जब आपके कंक्लूजन निकल आते हैं तो आप रुक जाते हैं, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाके फिर से आपको उस कंक्लूजन के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, और फिर आपका आगे बढ़ना शुरू होगा। तो ये चिंतन जो है, ये चिंतन अब कुछ कुछ लोगों के अंदर से ऐसी आवाज आती है कि भाई मुझे ये चिंतन करना है, तो वो करते हैं। और कुछ लोगों के लिए क्यूरियोसिटी जागृत की जाती है, तो उनको वो चिंतन करना शुरू कर देते हैं। बट कुछ लोग उसके लिए, इस चिंतन के लिए वो तैयार नहीं होते, तो वो चिंतन ये नहीं करते। तो उनके लिए फिर दूसरे तरीके, वहीं उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, ये वाली ट्रेन में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है या आपकी सीट नहीं है इस ट्रेन में, तो फिर वो दूसरी कोई बस में जाना पड़ेगा या कहीं हवाई जहाज पकड़ना पड़ेगा, वो कुछ कुछ और तरीके ढूंढेगा। वितर्क, क्योंकि हम तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं ना, जो ये वितर्क है, जो ये प्रोसेस ऑफ वितर्क है,
ये भी सृष्टि के अंदर रचा गया है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई शक्ति है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद। मतलब इससे 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 कंटिन्यूअस प्रोसेस अंटिल यू रीच द डेस्टिनेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर ये भी सवाल आ जाएगा चलते चलते, ये जो वितर्क कर रहा है ये कौन है? क्या मेरा मन कर रहा है? अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं कौन? क्या मेरी बुद्धि कर रही है? अगर मेरी बुद्धि कर रही है तो मैं कौन? समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये वितर्क जो है ये रुकेगा नहीं जब तक आपको अंत में सत्य तक ना ले जाए। बट ऑब्वियसली हम लोग जब शुरू करते हैं वितर्क को, तो हम लोग कुछ एक्सटर्नल चीजों से ही शुरू करते हैं कि भाई जो हमारे आसपास है, जो हमारे मन के भाव हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनके पीछे क्या राज है, क्या है, इस तरह से हम शुरू करते हैं। बट इवेंचुअली जाके आपको वो सत्य तक ले जाता है। तो ये जो रास्ता है ये एक डिफरेंट रास्ता है। इसी को हम लोग ज्ञान योग के नाम से भी जानते हैं। और जो जब ये आध्यात्मिक वितर्क हो रहा होता है उसको हम ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। मतलब जो हम लोग बैठ के कर रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ है। बेसिकली अभी इंग्लिश में इसका जो है ना लिखा हुआ है, रीजनिंग नॉट इन अपोजिशन टू स्क्रिप्चर इज कॉल्ड तर्का। अब सब्जेक्ट, यू डोंट आ, डेविएट फ्रॉम आ, सब्जेक्ट। आप देखिए, बहुत लोगों ने इसके इंटरप्रिटेशन की है और अपने शब्दों के अंदर उनको बताने की कोशिश की है। हाँ, इसको ये मैं तो पढ़ रहा हूँ इसको। हाँ, ने गुलाटी जी, इसको अगर तुम ढूंढना तो ये जो लिखी है ये कॉमन, जिसने भी लिखी है विद्वान होगा वो, मैं आप विवेकानंद के नाम से ढूंढो, उसका इंग्लिश वर्जन भी है और हिंदी वर्जन भी है वहां उस पर। मैं नहीं उसको ढूंढ के भेजने वाला, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। वितर्क क्यों यूनिवर्सल है? क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है मैं बिलीफ तुम्हें इसका सिस्टम के ऊपर। हर्ष में उसका आगे का को वो मतलब ये मेरे मेरे तो ऐसे समझ में आया, जो वितर्क है ना, वो कहता है एक सब्जेक्ट के ऊपर आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, उस डोंट डेविएट फ्रॉम दैट, एंड दैट्स व्हाट इट सेज कॉल्ड तर्का ऑन दैट सब्जेक्ट। हाँ, तो मतलब आप जनरली उसमें जो भी लिमिटेशन डालें, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट वितर्क का ये है कि ये यूनिवर्सल है। इट मीन्स कि भाई ये समय से बाध्य नहीं है, ये स्थान से बाध्य नहीं, ये किसी बिलीफ और चलो मैं सिस्टम से इसको बाध्य नहीं अगले है। या तो अगले वाले नहीं पर नहीं, मेरे को तो ऐसे समझ में आया कि जैसे आप रीजनिंग दे रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं कभी इधर चले गए उधर चले गए, यू आर फोकस्ड ऑन वन डायरेक्शन एंड टू कम टू सर्टेन कंक्लूजन, एंड दैट इज तर्क। राइट, राइट। मेरे को जैसे समझ में आया। हाँ, नहीं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। फोकस्ड है ना ये अटेंशन जो है, ये वितर्क है, ये फोकस्ड है बिल्कुल। और फोकस्ड ही रहेगा जब तक इसका कंक्लूजन आप ना पहुंचे। उसके बाद जैसे ही आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, देन आपका फोकस फिर से चेंज होगा, फिर से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, फिर से कोई ना कोई तर्क आएगा, जब तक आप उस अल्टीमेट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। ये तो मतलब हमको नेचर ने इतना अच्छा वो प्रदान किया है कि जब हम वितर्क कर रहे होते हैं तो आपकी फोकस, आपका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि आप वहां से भटकते भी नहीं है, वहीं जाते हैं, उसी में जाते हैं तीर की तरह से। हर्ष जी, ये सब अ, वितर्क के रास्ते से आप सत्य की खोज करते रहेंगे। हर क्वेश्चन से और क्वेश्चन बनते हैं, मतलब सत्य की तरफ आप जाते रहते हैं। मान लो वो सत्य मिल गया, सो बेसिकली दीज आर द प्रोसेसेस नेचर हैज क्रिएटेड।
So it's happening, is a nature's requirement. That there are two things, either I should understand or I don't understand. That it can happen. I may understand, I may not understand. But process is going on. राइट Process is going on. राइट तो उससे सिर्फ मुझे मतलब मुझे what gain I can have by doing this. मुझे ऐसा लगता है कि जो हम नॉन अटैचमेंट करना चाहते हैं, हमें जो हमारे गीता में कहा गया है या और अच्छी, वो शायद बड़ी आसानी से मिल जाता है कि ये सब है चीजें, नेचर प्रोसेस गोइंग ऑन। तो देखिए आई मैं हैव आपको हाँ रामिनोद जी, मैं आपको सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट किया, बट जो आपका क्वेश्चन था उसके पीछे क्या था, व्हाट इज द गेन फॉर मी। या अब आप इसके ऊपर तर्क कीजिए कि व्हाई आर यू लुकिंग फॉर गेन, व्हाट विल द गेन, वेयर विल द गेन टेक यू, व्हाट इज द अल्टीमेट गेन। आपका गेन कब तक चलता रहेगा, कब खत्म होगा गेन का जो भाव है, गेन की जो इच्छा है, क्या गेन है या गेन की इच्छा है। अब देखिए वितर्क तो कहीं भी जाएगा ना, तो वितर्क की खूबी यही है कि भाई वो आपको रूट कॉज पे लेके जाएगा ही है। हाँ ये बात अलग है कि आपने कहा कि भाई वितर्क जो है मेरा रास्ता ये वितर्क वाला नहीं है, हो सकता है। तो ऐसा नहीं कहीं कहा गया कि भाई आपको जब तक वितर्क नहीं करेंगे आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा नहीं कहा गया कहीं भी, क्योंकि डेस्टिनेशन पे पहुंचने के रास्ते तो और भी हैं। तो दूसरा व्यक्ति है वो कहता है मुझे वितर्क से कोई लेना देना नहीं, मेरा रास्ता अलग है। तो उसका कौन सा रास्ता होगा। अब जैसे हम लोग चार चार पाथ की बात करते हैं ना, भक्ति योग की बात करते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, और उसके बाद में हम कहते हैं वो जो जो शक्ति योग कह लेना चाहिए उसको, जिसमें प्राणायाम वगैरह आ जाता है। तो चार कैटेगरीज तो है ना। अभी जो एक व्यक्ति है वो कहता है कि मेरा जो मेरी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में नेचर ने मुझे फिट किया है वो कैटेगरी जो है वो ज्ञान योग की है, तो मैं वितर्क में जाऊंगा। दूसरा जो कहता है मेरी कैटेगरी जहां मुझे नेचर ने फिट किया है वो जो है वो भक्ति योग की है, तो मैं भक्ति से जाऊंगा। हम ये नहीं कह रहे कि हर एक आदमी को वितर्क करना है या हर एक आदमी को भक्ति करनी है। जो ज्ञानी है वो तो हमें हमेशा ही डिससेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है ही नहीं, क्योंकि वो सोचता रहता है। जो भक्त है वो कहता है मैं तो भक्ति करनी है, दैट्स खुश, उसमें खुशी हो बस। तो इसका मतलब ज्यादा ज्ञानी होना भी अच्छा नहीं। देखिए दोनों दोनों में क्या क्या बीच में कमियां हैं ज्ञानी और भक्त के अंदर। भक्त के ज्ञानी के लिए जैसे आपने कहा ना डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो अल्टीमेट ट्रुथ जब तक नहीं ढूंढ लेगा ज्ञान योगी जो है वो तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। तो ज्ञानी के लिए ये होता है रास्ते के अंदर उसको डिससेटिस्फैक्शन, एक्चुअली उसका डिससेटिस्फैक्शन ही उसका मोटिवेशन है। जो प्रोग्रेस है तो उसी से ही उसको है। जितना ज्यादा डिससेटिस्फाई होगा उतना ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। या, तो तो अच्छा दूसरा क्या, भक्त की क्या है। भक्त की जो रास्ते में जो खड़ा हुआ है वो है उसकी दीनता, उसकी डिपेंडेंसी। तो भक्त जब तक उस जगह ना पहुंच जाए जहां उसका विश्वास है कि जो भी है वो अच्छा ही है, और मैं जो प्रभु है वो मेरे मतलब वो जो भाव है उसका जो जिसमें अल्टीमेट सरेंडर हो जाता है, जब तक वो ना पहुंचेगा तब तक उसके साथ में दीनता जुड़ी रहेगी। वो कहता रहेगा प्रभु मेरे लिए ये कर दो, प्रभु ये क्यों नहीं किया, प्रभु मैं दुख में क्यों हूँ, मेरे सामने आ जाओ, मुझे मिलो, मुझे मोक्ष करो, मुझे दुखों से दूर करो। ये सब चलता रहेगा और यही उसका मोटिवेशन रहेगा, ये दुख उसका मोटिवेशन रहेगा, ये दीनता उसकी जो है वो मोटिवेशन रहेगी।
तो ऐसा नहीं है कि दोनों बड़े मतलब अच्छी जगह पे बैठे हैं, दोनों के साथ में कोई ना कोई मोटिवेशन लगा हुआ है, और वो मोटिवेशन जो है वो नेगेटिविटी की वजह से लगा हुआ है, मतलब वो नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण से है। तो वो ऐसा ही चलता है जी। वो वो लगता है कि भाई ये मैं सेटिस्फाइड हूँ या ये है, पर है नहीं, दोनों ही इसी तरह लगे हुए हैं। वही है ना जी, चाहे राम को चाहे कृष्ण को सेटिस्फेक्शन है या डिससेटिस्फेक्शन। वो दोनों ही लगे हुए हैं इस तरह। मैं मगर शिवा अगला चलो या नहीं, मैं इसको पढ़ के कुछ सुनाता हूँ इसमें से। हाँ चलो। वो उन्होंने पीछे जो बताया था ये सांख्य योग है, तो वो सांख्य योग को आगे बोल रहे हैं। तुम्हें शायद याद होगा कि मन, बुद्धि और अहंकार की एक साधारण आधार भूमि है जिसे चित्त कहते हैं और जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। यह चित्त प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को लेकर उन्हें विचार के रूप में परिणित करता है। फिर यह भी अवश्य स्वीकार करना होगा कि शक्ति और जड़ पदार्थ दोनों का कारण स्वरूप एक और वस्तु है, जहाँ पर वे दोनों एक हैं। यह अव्यक्त कहलाता है। वह सृष्टि से पूर्व प्रकृति की अपनी भक्त अवस्था है। उसमें एक कल्प के बाद सारी प्रकृति लौट आती है, फिर दूसरे कल्प में उन्हें पुनः सब प्रादुर्भूत होते हैं। इन सबके अतीत चैन्य घन पुरुष विद्वान है, ज्ञान ही शक्ति है। किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होने पर भी हम उस पर अपना अधिकार चलाने में समर्थ होते हैं। इसी प्रकार जब हमारा मन इन सभी विभिन्न तत्वों पर ध्यान करने लगता है तो वो उन पर अधिकार प्राप्त करना चाहता है। जिस प्रकार की समाधि में ब्रह्म स्थूलभूत ही ध्यान के विषय होते हैं, वो कहते हैं सवित्र, कहते हैं वितर्क का अर्थ है प्रश्न, और सवित्र का अर्थ है प्रश्न के साथ। मानो स्थिल भूत से पूछना, जिससे वे अपने अंतर्गत सत्य और अपनी सारी शक्ति अपने ऊपर ध्यान करने वाले पुरुष को दे दें, इसी को सवित्र कहते हैं। किंतु सिद्धियां प्राप्त करने से ही मुक्ति नहीं मिल जाती, वे तो भोग के लिए साधन मात्र हैं। पर यहाँ यह जीवन में यथार्थ भोग सुख है नहीं। संसार में सबसे पुराना उपदेश है जहाँ कि यहाँ भोग सुख का अन्वेषण वृथा है, पर मनुष्य के लिए इसे समझना अत्यंत कठिन है। किंतु जब यह सचमुच यह पाठ सीख लेता है, तब इस जगत प्रपंच से अतीत होकर मुक्त हो जाता है। और भी जबरदस्त सारी बेसिकली उसी पे वो चल रहे हैं, सांख्य योग के ऊपर ही बात चल रही है उनकी सारी। ठीक है, मतलब हमारा मतलब आज जो वितर्क की परिभाषा और वितर्क को समझने की हाँ बात थी, वो आई थिंक वो डिस्कशन हमारा हाँ, सक्सेसफुल रहा। फ्रूटफुल रहा, सक्सेसफुल। इससे नेक्स्ट पढ़ूं या चलना अभी और, हाँ वैसे तो 8-9 मिनट हैं अभी, या बस चलो पढ़ तो देता ही या हूँ। अगर आपने इसी को आप मतलब पढ़ ये, दीजिए, रीजनिंग हो जाएगी तो हम अगली बार क्वेश्चन लेके आएंगे। हाँ इससे नेक्स्ट जो है विराम प्रत्यय या अभ्यास पूर्व है, संस्कार शेषोन्य। दूसरे प्रकार की समाधि में समस्त मानसिक क्रियाओं के विराम का सतत अभ्यास किया जाता है, संस्कार मात्र ही शेष रहता है। जो विराम का है ना, इसने दूसरे प्रकार की, वहां पहले बताया था दो समाधियां होती हैं, तो ज्यादा वो पहले वाली में बताया था। दूसरे प्रकार की समाधि में समस्त मानसिक क्रियाओं के विराम का सतत अभ्यास किया जाता है। उसमें व्युत्थान प्रत्ययहीन संस्कार मात्र ही शेष रहता है। यही वह पूर्ण अति चेतन असंप्रज्ञता समाधि है जो हमें मुक्त कर देती है। पहले जिस समाधि में यह बात कही गई, वे हमें मुक्ति नहीं दे सकती, आत्मा को मुक्त नहीं कर सकते। भले ही कोई मनुष्य समस्त शक्तियां प्राप्त कर ले, पर तो भी उसका पतन हो सकता है।
जब तक आत्मा प्रकृति से परे नहीं चली जाती तब तक पतन का भय बना ही रहता है। यद्यपि इसकी साधन प्रणाली बहुत सरल मालूम होती है, पर इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह साधन प्रणाली ऐसी है कि इसमें स्वयं मन पर ध्यान करना पड़ता है, और जब कभी कोई विचार उठता है तो तत्क्षण उसे दबा देना पड़ता है। मन के अंदर किसी प्रकार के विचारों को स्थान न देकर उसे संपूर्णतया शून्य कर देना पड़ता है। जब हम सचमुच यह करने में असमर्थ हो जाएंगे तो बस उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे। जो लोग पूर्व साधन या पूर्व तैयारी के बिना ही मन को शून्य करने का प्रयत्न करते हैं, उनका मन अज्ञान आत्मक तमोगुण से आवृत हो जाता है और वह अपने मन की आलसी एवं अकर्मक कर देता है। यद्यपि वे सोचते हैं कि मन को शून्य कर रहे हैं, इससे साधन में सचमुच समर्थ होना उच्चतम शक्ति की अभिव्यक्ति है। मन को शून्य करने में समर्थ होना यानी समय संयम की चरम अवस्था प्राप्त कर लेता है। बस बात। चलिए ठीक है। और दूसरा जो अभी ये देखिए ना, वितर्क के बाद में विराम की बात आएगी ना। या तो अभी जैसे ये हम थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन की तरह से आज कर लेते हैं, बाकी डिस्कशन या कर लेंगे। वितर्क में क्या था कि बुद्धि जो थी वो कंटिन्यूअसली ऑक्यूपाइड थी काम करने में, या बट दूसरे व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं तो बुद्धि को ऑक्यूपाई नहीं करना चाहता हूँ, मेरी टेंडेंसी नहीं है। तो वो क्या ढूंढता है कि वो मन के विचार ना आए, ऐसा करने की कोशिश की कि मन में कोई विचार ही ना आए, है ना। वितर्क वाले ने तो कहा विचारों के साथ दौड़ना है मुझे, और जो ये दूसरा था उसने बोला कि नहीं, मेरी टेंडेंसी, मेरा नेचर ऐसा नहीं है, मैं इसमें नहीं जाता। मैं इसकी जगह पे वहां जाता हूँ जहां मेरे मन में विचार आना ही बंद हो जाए। अब ये जो विचार आना बंद हो जाए, ये जो एक टेक्निक है मेडिटेशन की, इसके अंदर फिर कुछ वो है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं और कुछ पॉजिटिविटी है। तो दोनों चीज़ों को समझना है कि भाई कहाँ पे हम लोग ये इसको गलत कर रहे हैं और कहाँ हम ठीक कर रहे हैं, उसको उन्होंने कहा शून्य करके तुम है ना। रॉन्ग साइड में शून्य करके बैठ गए तो हाँ तुम आलसी होकर बैठ जाओगे। हाँ। तो वो डिफरेंसेस जो हैं वो ठीक से समझ लेंगे, फिर हम नेक्स्ट उसमें चर्चा करेंगे, तो ये थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे कि वो डिफरेंसेस कैसे हैं। तो और उसमें मतलब ठीक तरह से करने का क्या तरीका है। या इंग्लिश में लिखा है the other samadhi is called free from deliberation, proceeded by repetition of the deliberative contemplation result in the quietude of even though cognition from contemplation। तो इसका मतलब है कि आप समाधि लगा रहे हो, जैसे हर्ष जी कह रहे हैं, आप कोई भी मंत्र ले लो, उसको रिपीटिव बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते, यू आर नॉट डेलिब्रेटिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट कंसंट्रेटिंग देयर। कभी कभी ऐसा लगेगा कि भाई जो हम लोग बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी जो यहाँ लिखी हुई है किताबों में उससे विपरीत है, या डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही। बट ये अपना अपना तरीका है सेम चीज को प्रेजेंट करने का। तो जो नहीं, मंत्र के, मैं तो अपने ये जो भाव है या थिंकिंग है अपनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उसको पढ़ रहा हूँ जो इसमें हाँ लिखा हुआ बिल्कुल, जो आप पढ़ रहे हैं वो उसमें मैं वही बता रहा हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं वो उस व्यक्ति ने, जिसने भी, जिसका भी है वो पढ़ने, उसने अपने तरीके से वो इंटरप्रेट करके बताया है, तो मंत्र की बात उसने उसमें जोड़ी है। तो विराम की बात जब हम करेंगे पूरी तरह से, तो फिर विराम की करेंगे, फिर मंत्र की करेंगे तो मंत्र की करेंगे, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो वो हम लोग उसको समझ लेंगे ठीक है, क्या क्या फर्क है। वेरी गुड। तो ये सारे के सारे, ये सारा प्रोसेस वितर्क से हो रहा है। या या डेफिनेटली। हम मजा यही है कि हम वितर्क से दूर भी जाएंगे तो भी वितर्क से ही जाएंगे।
चलो आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई। चलिए ठीक है। हाँ अब तो 4 1 मिनट है शायद।